गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बातें करने वाले हैं सोशल साइंस का टॉप 140 सब्जेक्टिव, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है सर। और आज हमारा 5वां क्लास है और हमने आपसे वादा किया था मेरे दोस्त कि जितना पढ़ा देंगे इस बार उतना से बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ये आपको विश्वास कैसे होगा मेरे दोस्त? तो हमने पिछले साल ना हमने साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवाए थे और उतना से बाहर नहीं पूछा था। और अब की बार हम साइंस में टॉप 150 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, फिर उतना से बाहर नहीं आएगा। हमने सोशल साइंस में हमने तमाम सब्जेक्टिव करवाया था और 90 से 95% क्वेश्चन वही सब पूछा था मेरे दोस्त। वो सारा का सारा वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो जाकर के आप वो सारे क्लासेस को क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं पिछले बार का पेपर से, ठीक है। लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले मेरे दोस्त, तो मेरा मिशन है ना कि आपको एकदम जो कहता है ना सर क्लियरली और आपको एकदम परफेक्ट और एकदम आपको सही चीज मिले और सही कंटेंट मिले। इसीलिए मेरे दोस्त आपको हम सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव लेकर के आए सर, ठीक है। ये 140 सब्जेक्टिव का मतलब है ना कि आपके जो बुक होते हैं ना, ये सारा का सारा बुक, ये सब जो बुक है ना आपके सोशल साइंस का जो चारों बुक है ना, वो पूरा का पूरा बुक हमने निचोड़ करके करवा रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं। तो आज हमारा 5वां क्लास है और हम पिछले 4 क्लास ले चुके हैं। तो वो पिछला 4 क्लास कैसे देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएसटी का प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। और अब की बार हम सबका मिशन है 475 प्लस। यानी क्लास को आगाज करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए 95% प्लस। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि हम क्लास को आगाज कर देते हैं सर, ठीक है। हमारे खून में होनी चाहिए सर, हमारे खून में दौड़ना चाहिए मेरे दोस्त। सोते टाइम, जागते टाइम, खाते टाइम, बैठते टाइम हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि अब की बार अपनी आंखों में खुशियों का आंसू लाना है और उस मम्मी पापा जो घर में बैठे हैं उनकी सपना को साकार करना है मेरे दोस्त, ठीक है। और सबका मिशन होनी चाहिए 95% प्लस, ठीक है सर। आइएगा, अब की बार कहता है ना सर फिर से इस बार पूरा का पूरा लड़ेगा, वो 101% गारंटी है सर, ठीक है। आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल देखो। ये बात आपको पता होगा सर कि हम प्रत्येक क्लास में 5-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। हमने प्रत्येक क्लास में 8-8 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछले 4 क्लास ले चुका है सर। तो आज जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा वो आपको 33 नंबर सवाल से शुरू होगा, ठीक है। हमने पिछला 4 क्लास लिया है तो 8 चौक 32, यानी 8-8 क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में हम फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होगा। सवाल क्या कहता है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। आज के डेट में वन का जो विनाश हो रहा है, जो वन खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे जो खत्म हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, हमको ये बताना है। हमें बोला है ना सर कि वन विनाश का मुख्य कारण बताएं कि वन विनाश का क्या क्या कारण है, किस किस कारण से वन आज के डेट में, पेड़ पौधे आज के डेट में खत्म होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण सर कहता है क्या कि वन विनाश के मुख्य कारक क्या है, निम्नलिखित है। वन विनाश का मुख्य कारण क्या है, निम्नलिखित है। आज के डेट में जो पेड़ पौधा खत्म होते जा रहा है, इसका बहुत सारा कारण है सर, लेकिन पहला कारण क्या है सर, कहता है ना मानव द्वारा वन की अधिक कटाई। हम सब के द्वारा, मानव द्वारा वन की अधिक कटाई, मतलब हम सब के द्वारा पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए सर, जिससे हमारा वन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर क्या कहता है सर 2 नंबर में कि सड़क एवं रेल मार्ग के निर्माण के लिए वन की कटाई। जब सड़क का निर्माण होता है, रेल मार्ग का निर्माण होता है ना, तो वैसे केस में लाखों लाख पेड़ पौधे, लाखों लाख करोड़ों में पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो वही तो हमसे पूछा है सर कि वन का मतलब विनाश, वन का जो विनाश हो रहा है, पेड़ पौधे का जो विनाश हो रहा है, इसका क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण क्या है सर कि मानव द्वारा वन की अधिक कटाई। दूसरा कारण क्या है सर कि मतलब सड़क निर्माण, रेल मार्ग निर्माण, मतलब सड़क जो बनता है ना सर, उस रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो हमने यही बोला है कि सड़क एवं रेल मार्ग के निर्माण के लिए वन की कटाई। आइएगा 3 नंबर में कहता है कि लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए वन की क्या कटाई। मतलब हम सब के घरों में लकड़ी का जो भी सामान बनता है सर, चौकी हो गया,
चौकी, मतलब जितना भी पेड़ पौधा के सामग्री से बनता है ना, हम सबके घरों में जो सामग्री है, खाने के लिए मतलब टेबल हो गया, बैठने के लिए चेयर हो गया, वो सब हमारा पेड़ पौधों की लकड़ियों से बनता है। तो सबसे पहले पेड़ पौधे काटे जाते हैं, फिर इसकी लकड़ी को सुखाए जाते हैं, फिर उस लकड़ी से हमें क्या बनाए जाते हैं, मतलब निर्मित वस्तुएं जो हमारे उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, दूसरा हमें पेड़ पौधा का कैसे विनाश हो रहा है, तीसरा नंबर में हमें पेड़ पौधा का कैसे विनाश हो रहा है, तो लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए वनों की क्या हो रही है, कटाई की जा रही है। ठीक है, फिर कहता है औषधि दवा निर्माण के लिए वनों की क्या की जा रही है, कटाई की जा रही है। औषधि मतलब कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिससे औषधि दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे औषधि दवाइयां बनाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे के छाल से ने कहता है आयुर्वेदिक दवाई। तो इसीलिए कहता है सर कि औषधि दवाई जो होता है ना, वो पेड़ पौधे से भी बनाई जाती है। तो कुछ कुछ पेड़ पौधे से औषधि दवाई बनाई जाती है, जिसके लिए भी पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। हमने क्या बोला है सर कि वन विनाश के कारक को बताएं। आज के डेट में वन का विनाश कैसे हो रहा है, इसका कौन कौन कारक है, हमको ये बताना है सर। तो पहला कारण हमने क्या बनाया है, आपको एकदम सर झटके में याद होनी चाहिए और आपको रटना नहीं है मेरे दोस्त, आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मार देंगे पूरे सिलेबस को। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि पहला वन का विनाश का पहला कारण क्या है कि मानव द्वारा अधिक कटाई, मानव द्वारा वन की अधिक कटाई। दूसरा क्या है सर कि सड़क रेल मार्ग के निर्माण के लिए वन की कटाई। तीसरा क्या है मेरे दोस्त, तो लकड़ी से निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए वन की कटाई। अगला क्या है मेरे दोस्त, औषधि दवा निर्माण के लिए वन की कटाई। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 34 की तरफ तो आओ न जी। देखो सर, जिंदगी में पढ़ाई करना है ना मेरे दोस्त, तो एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से खुद को खुद में झोंक दो और अपनी सपना को कर लो साकार। ठीक है सर, हाँ आइएगा, क्या कहता है, सवाल नंबर 34 की तरफ आइएगा। कहता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाव। किसका बचाव, संसाधन की बचाव की उपयोगिता को लिखिए। मतलब संसाधन का बचाव कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, उसके लिए लिखना है। हमें क्या बोला है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, मतलब संसाधन की बचाव का उपयोगिता को लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि संसाधन संरक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता है। संसाधन संरक्षण की क्या है, निम्नलिखित उपयोगिता है। अब मेरी बातों को सुना सर, हम लोग किसी भी चीज का जो उपयोग करते हैं ना, वो आवश्यकता से ज्यादा कर लेते हैं, जिससे हमारा संसाधन का क्या होता है, ह्रास होता है। हमें तो ये भी देखना है ना मेरे दोस्त कि ये जो संसाधन हमारे प्राकृतिक में है, उसका उपयोग हमारे आने वाले पीढ़ी भी तो करेंगे ना, तो उनके लिए भी तो हमें कुछ करके रखना है ना। तो इसलिए सर हम सबको समझदारी पूर्वक, मतलब जो होता है ना सर, एकदम तकनीकी तरीका से हम लोग का संसाधन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो भी संसाधन का उपयोग कर सके। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, मतलब संसाधन बचाव के उपयोग को लिखे। ठीक है, आइएगा, कहता है संसाधन संरक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता है। ठीक है, पहला उपयोगिता क्या कहता है कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। संसाधन का मतलब नियोजित एवं विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण मतलब दिमाग मतलब लगा करके उपयोग करना चाहिए, जिससे मतलब समझदारी तरीका से उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगल पागल नहीं आया, दम 10 लीटर पेट्रोल ऐसे फेंक दिया, 500 लीटर पानी ऐसे फेंक दिया, पेड़ पौधों को इससे उससे काट दिया, तो वो सब गलत चीजें हैं सर। तो यही लिए हमने क्या बोला है सर कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आइएगा 2 नंबर की तरफ। कहता है कि लोगों को संसाधनों की रक्षा के लिए मतलब प्रति जागरूक करना, मतलब लोगों को संसाधनों के रक्षा के लिए प्रति क्या करना, संसाधनों के रक्षा के प्रति क्या करना, जागरूक करना। मतलब समाज में जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताना है कि संसाधन का रक्षा कैसे किया जा सकता है। तो हमने यही लिखा है सर कि लोगों को संसाधनों के रक्षा के प्रति क्या करना, जागरूक करना। मतलब समाज में जो नीचे कद के लोग हैं, जिनको ये नहीं पता है कि संसाधन क्या होता है, उसकी बचाव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त इस धरती पे सिर्फ हम ही नहीं रहेंगे, इस धरती पे हमारे आने वाले पीढ़ी भी रहेंगे, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ रखना है ना मेरे दोस्त।
तो यही बात तो हमने बोला है सर, हमने तो यही बोला है ना कि हमने क्या बोला है कि लोगों को संसाधनों की रक्षा के प्रति जागरूक करना, लोगों को संसाधनों के रक्षा के प्रति क्या करना, जागरूक करना। मतलब लोगों को संसाधनों का रक्षा कैसे करना है, इसके बारे में नीचे कद के लोग, गरीब गुरबा जिनको पता नहीं है कि संसाधन क्या होता है, उनको बताना है और संसाधनों को क्या करना, रक्षा करना है। ठीक है, आइएगा अगला क्या कहता है, गौर करना 3 नंबर की तरफ। कहता है संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को रोकना। मतलब संसाधनों का अनावश्यक मतलब आवश्यकता से ज्यादा चीजों को बर्बादी करना, इसको क्या करना, रोकना है। जैसे सपोज मान लो ना कि हमें जरूरत है ना सर, मान लो कि हमें कुछ चीज की जरूरत है 1 किलो और हम अनठेकानी तरीका से उपयोग कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना सर। तो इसीलिए हमें क्या बोला है कि संसाधनों को अनावश्यक बर्बादी को क्या करना, रोकना। फिर हमने क्या बोला है सर कि आने वाले पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का क्या करना, उपयोग करना। आने वाले पीढ़ी को देखते हुए किसी भी चीज को क्या करना, उपयोग करना, क्योंकि इस धरती पे सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम्हारे बाद भी इस धरती पे कोई है, तुम्हारे आने वाले संतान तुम्हारे। करा सर हमर तो पहले शादी हो जाए ना अरे बकलोलवा तो शादी होबे नु करी रे, कि ऐसा ना है कि शादी ना हुई, ये तो होबे नु करी आज नु कल, तो आने वाला तो संतान तो तुम्हारा होबे नु करेगा, तो उसके लिए कौन बचाव करेगा संसाधन का, तो तुम ही नु करेगो। हाँ, तो एक बार जरा मेरे साथ आना मेरे दोस्त, और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से एक बार हम सब मिलकर के बोलेंगे 95% प्लस आइएगा मेरे साथ जरा बोलिएगा सर, हमने क्या बोला है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। ठीक है, तो कहता है संसाधन संरक्षण की निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला कहता है संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना, उपयोग करना। फिर हमने क्या बोला है, फिर हमने बोला है सर कि लोगों को संसाधनों की रक्षा के प्रति जागरूक करना। ठीक है, फिर हमने क्या बोला है कि संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को रोकना। फिर हमने क्या बोला है सर कि आने वाले पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का क्या करना, उपयोग करना। मेरे दोस्त देखो सर, हम तो एक ही चीज कहेंगे ना मेरे दोस्त कि आपको सुबह का 7 बजे और शाम को 6 बजे ये दोनों टाइम आपको मेरे नाम देना होगा सर, और मात्र मेरा क्लास 3 से 4 दिन तुम करो, और 5वां दिन क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछना कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ाता है क्या हमारे दिल तक जाता है या नहीं। अगर वो दिल तक जाता है तो क्या ये सच में बोर्ड एग्जाम में आता है कि नहीं। अगर आपका दिल बता देगा ना मेरे दोस्त, तभी आप मेरा 6ठा क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा ना मेरे दोस्त कि तुम पढ़ो वहीं जहां तुम्हें समझ में आए। ऐसा मत देखना सर कि जो जहां भीड़ वहां पढ़ेंगे रे, नहीं सर, भीड़ का चेहरा नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो मेरे दोस्त, रिजल्ट का चेहरा बनो। ठीक है सर। हाँ, बाकी सर एक बात और हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, बाकी वो मेरे फायदे की चीज है, आपके फायदे की चीज नहीं है। अरे हमसे ज्यादा आपके फायदे की चीज है। ठीक है, आ जाना। हम क्या बताना चाह रहे हैं ना सर कि जो लोग यहां से नहीं लिख पाते, देखो हम ये बता दिए, इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, और जो लोग यहां से नहीं लिख पाते हैं ना, तो उनके लिए क्या है ना सर कि हम आपके लिए चला रहे एक उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में फायदा क्या है, तो ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सिर्फ मैथ और नन हिंदी का नहीं मिलेगा, बाकी सोशल साइंस का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर का मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर का मिलेगा, और साथ ही आपको क्या मिलेगा, संस्कृत का भी मिलेगा। वो तमाम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो भी देखो मेरे पास ऑब्जेक्टिव का एक PDF नोट्स निकला हुआ है, एकदम इसी प्रकार से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा, और सब्जेक्टिव आपको इसी प्रकार से पूरा का पूरा टाइपिंग किया हुआ रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज आपको मिलेगा सर। ठीक है, और एकदम क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ डिफिनेशन एकदम पूरा का पूरा मेरे लैंग्वेज में रहेगा सर, जो कि सर शायद ही आपको ऐसा डिफिनेशन कहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन हाँ मैं किसी से कम भी नहीं दे रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ अब मेरी बातों को सुने सर कि इसमें ज्वाइन कैसे करना है, और साथ ही इसमें आपको ये जो पूरा टॉप 150 सब्जेक्टिव जो साइंस में करवा रहे हैं, टॉप 140 सब्जेक्टिव जो आपको सोशल साइंस में करा रहे हैं, या फिर तमाम क्लासेस जो आपको हम करवाएंगे, वो तमाम क्लासेस का PDF नोट्स जो है ना वो आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा।
और आपको यूट्यूब और टेलीग्राम पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना जाकर के, ठीक है सर। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा सर, 7295 वाला नंबर। उसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है, जिसका प्राइस आपको 199 रुपया मेरे दोस्त, लेकिन कुछ दिन के लिए इसका प्राइस कर दिया गया है 150 रुपया। तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं, इसका जल्द ही प्राइस इसका खत्म कर दिया जाएगा 150, फिर 199 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन किन्हीं को लेना है तो इसके लिए आपके सामने जो नंबर है उसी नंबर पे क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है, 7295 नंबर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। 150 रुपया आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, और उस पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपको तमाम सारे का सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिनट भर के अंदर में भेज दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना सर, ठीक है। और ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा सर। हाँ, एकदम मेरा नंबर बनकर जाएगा, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। चलो आइएगा, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सर कि कैंसर रोग के उपचार में वन की क्या योगदान है। कैंसर रोग को खत्म करने के लिए वन की क्या योगदान है सर। कैंसर रोग को खत्म करने के लिए वन की, पेड़ पौधे की क्या योगदान है, हमको यह बताना है सर। भूगोल का सबसे बेहतरीन सवाल है। कहता ना मेरे दोस्त कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, ठीक है सर। आइएगा, कहता है क्या कि कैंसर रोग के उपचार में वन की क्या भूमिका है। अच्छा, किस रोग के उपचार में, तो कैंसर रोग के उपचार में वन की क्या भूमिका है। तो कहता है क्या कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। कैंसर रोग को खत्म करने के लिए वन का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। फिर कहता है कि एक होता है हिमालय यव, एक होता है पेड़ का नाम है हिमालय यव। क्या है, एक पेड़ का नाम है हिमालय यव, जो चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक पेड़ का नाम है जिसका नाम है हिमालय यव, जो चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। इसका छाल, पत्तियों, टहनियों एवं जड़ों से टेक्सला नामक रसायन निकाला जाता है। और आपको पता होना चाहिए सर कि टेक्सला नामक जो दवाई होता है ना सर, वो कैंसर के लड़ने के लिए सबसे उपयोगी दवाई है, ठीक है। आइएगा, तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। कहता है हिमालय यव, जो चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। फिर कहता है कि इसका छाल, पत्तियों, टहनियों एवं जड़ों से टेक्सला नामक रसायन निकाला जाता है। मतलब हिमालय यव जो पेड़ है ना, उसके मतलब इस चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, तो इस वृक्ष से ना छाल, पत्तियों और टहनियों एवं जड़ों से टेक्सला नामक रसायन निकाला जाता है। आवाज आना। फिर कहता है कि जिसे कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको कैंसर रोग का खत्म करने के लिए टेक्सला का उपयोग किया जाता है। तो वो टेक्सला नामक रसायन निकला कहाँ से, तो वो हिमालय यव पेड़ से निकला। तो हिमालय यव के पेड़ में टेक्सला कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय यव के पेड़ में टेक्सला जो है उसके छाल में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, टहनियों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्सला नामक है ना सर, वो हमारा कैंसर रोग के उपचार के लिए, कैंसर रोग को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हमने क्या बोला है सर, फिर हमने कहा है कि इसके अतिरिक्त एलोवेरा नामक पौधे का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। साथ ही एलोवेरा का तो आप लोग नाम सुने होंगे, क्योंकि एलोवेरा का लोग उपयोग करता है अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने फेस में बर्रे जो होता है ना सर, उसको खत्म करने के लिए एलोवेरा लोग इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। बाकी सर ये हिमालय यव पेड़ का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो आज इसका भी नाम आप लोग सुन लिए हैं। तो अब मेरे साथ एक बार जरा बोलना सर, हमारे साथ एक बार बोलना, और जरा ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे दोस्त। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो अपने शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सुबह को 7 बजे और शाम को 6 बजे आपको डेली जुड़ना है SK साइंस क्लासेस परिवार के साथ, और अपनी सपना को साकार करने के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है ना कि कैंसर रोग के उपचार में वन की क्या योगदान है।
कैंसर रोग को खत्म करने के लिए वन की क्या योगदान है? तो कहता है क्या सर, कहता है ना, कहता है क्या कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। कहता है हिमालय यव एक पेड़ का नाम है जो चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। कहता है कि इसका छाल, पत्तियों और टहनियों एवं जड़ों से टेक्सला नामक रसायन निकाला जाता है। फिर कहता है कि जिसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कि इसके अतिरिक्त एलोवेरा नामक पौधे का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ नहीं ना है सर? अब बताना सर। अब एक एलोवेरा पेड़ का नाम है जो सर बहुत पॉपुलर है, जिसको तो आप लोग सुनते ही होंगे। आइएगा सवाल नंबर 36 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 36 को देखना और खुद से पूछना कि ये सवाल आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। हमसे मत पूछना, दोस्त से मत पूछना। आप पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लेना और अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना कि ये सवाल आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। चाहे पूछेगा कि सत्ता की हिस्सेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, सत्ता की हिस्सेदारी हमारे समाज, मतलब बहुत सारा इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं सर। तो आपको डरना है नहीं मेरे दोस्त, लड़ना है, समस्याओं से जीतना है। क्योंकि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त, गरीब मर जाना सबसे बुरी बात है मेरे दोस्त। तो इस चीज को हटाना है। मैं तो आपको बताता हूं ना मेरे दोस्त कि गरीबी इतनी बेशरम चीज होती है ना कि उम्र भी नहीं देखती है। गरीबी इतनी बेशरम चीज होती है कि उम्र भी नहीं देखती है, इज्जत भी नहीं देखती है मेरे दोस्त। कब आपको क्या कर देगा ना गरीबी, वो पता नहीं चलता है सर। इसलिए दुनिया में सब कुछ बन जाना मतलब गरीब बन करके मत मरना मेरे दोस्त, गरीब बन करके मत रहना मेरे दोस्त। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है सर, गरीब जिंदगी भर बिता देना गरीबी बन करके, ये सबसे बुरी बात है सर। ठीक है, हाँ आइएगा तनी क्या कहता है। बीच बीच में कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, माफ़ करना, पैदाशी आदत है हमरा में। ठीक है, आइएगा। कहता है क्या कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो इस प्रकार से आंसर लिखना कि जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में सत्ता की हिस्सेदारी मिल पाना है तो सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिल पाता है तो इन समुदायों के असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होता है। इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सत्ता में सभी समुदायों की हिस्सेदारी हो। अच्छा, हिस्सेदारी मतलब नहीं समझता है। इस सवाल तो क्या दे बुझाया होगा, सच बोलना। ये सवाल तुम लोग को दिल में गया नहीं गया है? पता है क्यों नहीं गया? अब देखो तुम्हारे दिल में जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कहता है कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता की हिस्सेदारी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सपोज मान लो कि अगर कोई आपके, मान लो हम नेता हैं सर, ठीक है, हम अलग जात का हैं, मान लो हम यादव जात का है, और एक बगल में नेता वो ब्राह्मण जात का है, एक बगल में नेता है सर तो वो पासवान जी के हैं। अब क्या है ना सर कि ये तीनों का सरकार, हमारा सरकार है मान लो। अब क्या करेंगे, हम अपने समुदाय का सिर्फ विकास करेंगे। तो ये दोनों जो जाति वाले लोग हैं वो दोनों लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो वो सत्ता की हिस्सेदारी होगा या नहीं होगा? होगा ना सर। वो अपने धर्म का विकास करेगा। तो इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके सत्ता की हिस्सेदारी विभिन्न तरीका का होता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन के आधार पे कि जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिल पाता है, मतलब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाता है, तो इन समुदायों के असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन होता है। अब सोचो सर कि इन समुदायों को सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिल पाता है, इन समुदायों को सत्ता की हिस्सेदारी में नहीं मिल पाता है, तो इन सब का असंतोषजनक होगा, बुरा लगेगा। इसके बाद असंतोष एवं टकराव होगा, एक दोनों से क्या होगा, टकराव होगा, लड़ाव होगा, जिससे सामाजिक का विभाजन होगा। अब धर्म के आधार पर लड़ेगा, भाषा के आधार पर लगेगा, जाति के आधार पर लड़ेगा, तो क्या होगा, सामाजिक विभाजन होगा। हमारा जात का हमारे तरफ, उसकी जात को उसकी तरफ, तो ये सामाजिक विभाजन हो जाएगा। फिर कहता, फिर राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होगा। फिर राजनीतिक में उछाल उत्पन्न होगा, अस्थिर नहीं, अस्थिरता।
अस्थिरता उत्पन्न होगा, मतलब राजनीतिक में गड़बड़ सड़बड़ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, एक दूसरे नेता। फिर कहता है कि इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सत्ता में सभी समुदायों की हिस्सेदारी हो। इन समस्याओं को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि मतलब सत्ता में सभी समुदायों की हिस्सेदारी होना चाहिए, मतलब समूह सभी जातियों, सभी धर्म, सभी भाषाओं को मतलब साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आना सर, एक बार मेरे साथ आना और सबको ही दिल से बोलेगा सर कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो कहता है कि जब जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाना है या फिर नहीं मिल पाता है, तो इन समुदायों के असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न होता है। इन समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए आवश्यक है कि सत्ता में सभी समुदायों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। चलिए सर, आइएगा अगला क्वेश्चन। ये तो बड़ा लाजवाब सवाल है जी। ये सवाल को बताने से पहले सबको एक बार शेयर करके बताना होगा, और जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सर तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। कहता है ना मेरे दोस्त कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, कहता है संघ सूची, राज सूची या फिर समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? संघ सूची किसे कहते हैं, राज सूची किसे कहते हैं, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो देखो, मैं आपको एक बात एक भाषा में आपको बता देना चाहता हूं। जब आपसे पूछेगा संघ सूची, तो संघ सूची में जो कानून बनाते हैं वो हमारा केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। फिर आता है राज्य सूची, राज्य सूची जो होता है उसमें हमारा राज्य सरकार कानून बनाते हैं। और एक होता है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में क्या होता है ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। 1 मिनट के अंदर में सारा डिफिनेशन खत्म। हमने क्या बोला है सर कि एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची उसे कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, उसे संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची उसे कहते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाते हैं, उसे राज्य सूची कहते हैं। एक होता है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो सवाल की तरफ तो हल्का बढ़ो ना जी। आइएगा सर, तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन को। कहता है क्या सर कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम लोग संघ सूची को समझेंगे। तो संघ सूची क्या है? तो विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए और उसे संघ सूची कहते हैं। मतलब कोई भी विषय का वह सूची है जिस पर विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, उसे क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। यानी जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संघ सूची। एक होता है राज्य सूची, कहता है कि विषयों की वह सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। एक होता है समवर्ती सूची, कहता है विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों होता है। अच्छा, कानून बनाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों होता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। कहता है विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने के लिए इसको खत्म कर देना, खत्म कर देना, कानून बनाने का अधिकार, हाँ इसको खत्म कर देना, के लिए खत्म कर देना। कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे कष्ट मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है, आइएगा अगला क्या कहता है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? कहता है सर कि गंगा नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा अन्य महानदी के मैदानों से जो मिट्टी आती है ना उसी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कहता है जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है?
तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है सर वो नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होता है। तो हमने क्या बोला है, हमने कहा है क्या कि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होती है। हमने क्या कहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, कहता है यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी होता है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, फिर कहता है जो धान तथा गन्ना के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। जो धान की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिट्टी है। कहता है यह मिट्टी गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा अन्य महाद्वीप के मैदान से मिलती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है सर, तो आपको ये मिट्टी गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा अन्य महानदी के मैदानों से मिलती है। तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो कहता है क्या सर कि जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदी द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, जो धान तथा गन्ना के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा अन्य महानदी के मैदानों में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अगला आइएगा सर कितना 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो कहता है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कहता है क्या कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहता इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, मतलब गीजो के शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, जिससे देश में बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ गया। सरकार के इन नीतियों को खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और जुलूस निकालने लगे, जो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा था। हमारी बातों को समझा, हमारी बातों कहने का मतलब है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था। तो 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन गीजो को 4 साल मौका दिया गया था। तो 1848 ईस्वी तक गीजो ने, मतलब 1844 8 साल तक ने, सॉरी 1840, हाँ 8 साल इसको मौका दिया गया था और वो मतलब लोगों के बीच कोई काम नहीं किया था, जिससे मतलब जनता में क्या था, एक खौफ था, और जिससे मतलब जनता चाहता था कि काम करे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया था। मतलब उसकी सरकार में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ था, जिससे वहाँ की जनता क्या थी, नाराज थी। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीका क्या है। सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीका क्या है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है। सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीका क्या है, निम्न है, बहुत सारा है। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, हाँ, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। फिर कहता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय के बीच सत्ता की साझेदारी। फिर कहता है कि धर्म, भाषा आदि के आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूह को बीच सत्ता की क्या, साझेदारी। तो आज हम क्वेश्चन कहाँ तक, 40 तक फोड़ दिए हैं सर। ठीक है, और जो कि आज हमारा 5वां क्लास था। तो इसी प्रकार से आपका लगातार क्लास चलते रहेगा। क्लास कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपना विचार जरूर प्रकट करना मेरे दोस्त। बुरा लगा तो बुरे कमेंट करना, क्योंकि ये संदीप कुमार हर किसी की बातें सुनना चाहता है, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता है मेरे दोस्त। तो हमारा कोशिश रहेगा कि आपके दिल तक पहुंचूं और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ऑफ क्वालिटी लेकर के आऊँ।
जो आपके एग्जाम में हो बहु पूछे। ठीक है, बाकी आप ये कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसा लगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया था तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी दिल से धन्यवाद, मिलते हैं सर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।